नमस्कार प्रतियोगी मित्रों, ट्रिकी एवं डिस्क्रिप्टिव मैथ के विशेषज्ञ आरबी सर के कुशल निर्देशन में सुल्तानपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। आइए हम लोग कल की कड़ी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि मित्रों आपसे कहा गया था कि हम जो इन्वायरमेंट आपको पढ़ाएंगे वो बहुत ही आराम से हम लोग पढ़ेंगे और एक एक पॉइंट क्लियर करते हुए चलेंगे, है ना। तो आइए उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं। कल देखिए हमने आपको क्या क्या बताया था। कल देखिए हमने आपसे कहा था इकोलॉजी और इकोसिस्टम का इंट्रोडक्शन हमने आपको दिया था। इकोलॉजी थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं। हमने इकोलॉजी के बारे में बताया था कि जो जीव अर्थात जो इंडिविजुअल हैं और जो बाहर का एनवायरनमेंट है अर्थात जीव और उसके चारों तरफ पाए जाने वाले वातावरण के बीच में जो संबंध बतलाए उसी को पारिस्थितिकी कहते हैं। इतना बताया गया था आपको। अगला हमने बताया था कि पारिस्थितिकी शब्द की खोज सबसे पहले रेटर नामक वैज्ञानिक ने 1865 में की थी और उस शब्द की विधिवत व्याख्या की थी अर्नेस्ट हैकल साहब ने। और कब किया था? 1869 में। अगली बात हमने बताई थी, अगर ये पूछा जाए कि पारिस्थितिकी शब्द की सैद्धांतिक व्याख्या किसने की थी, तो सैद्धांतिक व्याख्या किसने की थी? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने की थी। किसने की थी? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने की थी। उनके ऊपर हमने एक कहानी भी आपको बताई थी कि उनकी तत्परता, उनकी लगन कैसे बन गई, उनके अंदर कुछ करने की तत्परता कैसे आ गई, उसके बारे में हमने आपको बताया था। तो हम आप देखिए वो कहानी बताने का एक मोटो था हमारा, वो गाना नहीं है। मोटो मतलब क्या भैया कि उनका एक एम था, एक लक्ष्य था और धीरे धीरे उसी लक्ष्य को उन्होंने अपने जीवन में सार्थक करना शुरू कर दिया, बांधना शुरू कर दिया उसी लक्ष्य के तहत अपने आप को। तो आइए आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और आप आज जानते हैं सब डिवीज़न ऑफ इकोलॉजी। सब डिवीज़न का मतलब होता है भैया उपखंड। इकोलॉजी को कितने उपखंडों में बांटा गया है, उसके कितने उपखंड बताए गए। तो यहाँ से देखिए हमने कहा एक एक करके हम जानेंगे और यहाँ से छोटे बड़े हर लेवल में क्वेश्चन यहाँ से आते रहते हैं। तो सब डिवीज़न की बात की जाए, उपखंड की बात की जाए तो इसे 3 भागों में डिवाइड किया गया। पहला है भैया टैक्सोनॉमी, जिसे वर्गीकी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्गीकी भी कहते हैं, टैक्सोनॉमी। दूसरा है टाइप्स ऑफ हैबिटेट। देखिए हैबिटेट का मतलब क्या होता है भैया कि जहाँ पर जो जीव रहता है उसका वास स्थान ही क्या कहलाएगा? उसका हैबिटेट कहलाता है। इनके आधार पर बांटा गया। तीसरा है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अर्थात संगठन का स्तर क्या है, वो कैसे संगठित हुए उसको बताया गया, है ना। तो यहाँ पर एक एक करके हम एक एक पॉइंट क्लियर करते चलेंगे। तो जितना यहाँ पर बोर्ड पर बनाया गया भी इसको आप बनाते चलेंगे। साथ में बिल्कुल ग्राफिंग ऐसे ही करनी, आपको कुछ अलग नहीं करना है। ग्राफिंग करते चलिए साथ साथ में, फिर हम आगे बढ़ते हैं जी। बिल्कुल ग्राफिंग करते चलेंगे साथ साथ में। अब देखिएगा अगर हमसे कहा जाए ये है ना भैया टैक्सोनॉमी 2 है, एक प्लांट टैक्सोनॉमी होती है, एक एनिमल टैक्सोनॉमी होती है। प्लांट टैक्सोनॉमी और एनिमल टैक्सोनॉमी। प्लांट और एनिमल टैक्सोनॉमी। साथ में लिखते चलेंगे प्लांट और एनिमल टैक्सोनॉमी। क्लियर हुआ? वास स्थान की बात की जाए तो इसको भी हम डिवाइड करेंगे। वास स्थान के आधार पर भी इसको हम डिवाइड करेंगे। इसके कई रूप बताए गए। ऐसे आप लोग ग्राफिंग करते चलेंगे साथ साथ में। देखिए भैया हैबिटेट की बात की जाए, वास स्थान की बात की जाए तो कुछ ऐसे जीव हैं जो फॉरेस्ट में रहते हैं, कुछ ऐसे जीव हैं जो ग्रास लैंड में रहते हैं, कुछ ऐसे जीव जो क्रॉप लैंड वाले होते हैं। तो फॉरेस्ट वाले, ग्रास लैंड वाले जीव, ग्रास लैंड वाले जीव फॉरेस्ट, ग्रास लैंड, और कैसे भी क्रॉप वाले जीव जो फसलों में रहते हैं, जैसे धान का खेत हो गया। जो हमने बताया था कृत्रिम तंत्र होता है ना भैया पारिस्थितिकी, कल हमने चर्चा की थी। तो क्रॉप लैंड हो गया, है ना, मैराइन वाटर हो गया, फ्रेश वाटर हो गया। ये सब किस में आएंगे भैया? वास स्थान। मैराइन वाटर हो गया,
मैराइन वाटर का मतलब होता है लवणीय जल, समुद्र में सिर्फ समुद्री जल होता है, सागरी जल होता है, वो कैसा होगा भैया, मैराइन वाटर कहलाता है। लवणीय जल में जो जीव रहते हैं उनकी बात की गई। फ्रेश वाटर वाले जीव, फ्रेश वाटर वाले जीव अर्थात भैया जो जिसमें लवणता की मात्रा ना हो, जो उन्हें फ्रेश बोला जाता है ना, स्वच्छ जल बोला जाता है। अर्थात कौन सा, जिसमें साल्ट की मात्रा ना हो, जिसमें जो लवणीय मात्रा बिल्कुल ना हो, उसे कहाँ रखा गया, फ्रेश वाटर में रखा गया। क्लियर हुआ इतना। हमने कहा भाई वास स्थान के आधार पर कुछ ऐसे जीव होंगे जो फॉरेस्ट में निवास करेंगे, कुछ ऐसे जीव होंगे जो ग्रास लैंड, घास के मैदान में निवास करेंगे, कुछ ऐसे जीव होंगे जो क्रॉप लैंड में निवास करेंगे, कुछ ऐसे जीव होंगे जो समुद्रों में रहते हैं, सागरों में रहते हैं, महासागरों में रहते हैं, उन्हें मैराइन वाटर के तहत रखा गया। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो फ्रेश वाटर में रहते हैं। क्लियर हुआ। चलिए इसको भी नोट करिएगा। अगला बताते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन का स्तर कौन कौन सा है। तो संगठन के स्तर की बात की जाए तो इसको थोड़ी सी चर्चा डिटेल में करनी पड़ेगी, तो इसको नोट करिए, फिर इसको अलग से आपको बताते हैं। जी बिल्कुल, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं और इसको नोट भी कर सकते हैं। फिर हम इरेज करके एक एक करके ये समझाते हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन समझाते हैं भैया आपको। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएगा भैया, पूछेगा कि इनमें से वास स्थान के आधार पर, इनमें से वास स्थान के आधार पर कौन सा पारिस्थितिकी का हिस्सा है, इनमें से वास स्थान के आधार पर कौन सा पारिस्थितिकी का हिस्सा है। तो दे देगा इनमें से एक उठा के, नहीं तो ऊपर दे देगा प्लांट, एनिमल या कोई अलग इसमें से एक दे देगा और कर देगा भैया स्वपारिस्थितिकी, सम पारिस्थितिकी, जो कि इसके अंतर्गत आता है ना। चलिए इरेज करें भैया, इसको इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तीसरा जानते हुए लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो संगठन का स्तर था उसके बारे में चर्चा करते हैं। तीसरा है ना, तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं भैया। हम जो तीसरा अभी हमने कहा ना इंपॉर्टेंट है, उसको अलग से बताना पड़ेगा। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो देखिए भैया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक को बोलेंगे भैया स्वपारिस्थितिकी, दूसरा कहलाएगा सम पारिस्थितिकी। स्वपारिस्थितिकी और दूसरा कौन सा भैया, सम पारिस्थितिकी। स्वपारिस्थितिकी, सम पारिस्थितिकी, इसको ऐसे ग्राफिंग आप कर लीजिएगा, फिर आगे आपको बताते हैं कि भैया स्व में क्या आएगा और सम में क्या आएगा, है ना। आउटो कॉलोनी और कौन सा भैया, सीने कॉलोनी। स्वपारिस्थितिकी, सम पारिस्थितिकी। अब देखिए, अब जरा याद करिए, जब हमने बताया था भैया डिवीजन के बारे में, किसके बारे में, पारिस्थितिकी डिवीजन के बारे में, इसके पिछली वाली क्लास में तो हमने कहा था इसे 6 वर्गों में बांटा गया। छोटे से बड़े इकाई की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो इसे 6 वर्गों में डिवाइड किया गया। तो देखिएगा भैया जो 2 वर्ग हैं, कौन कौन से वर्ग थे, इंडिविजुअल और पॉपुलेशन। कौन कौन सा था भैया, इंडिविजुअल और पॉपुलेशन। इंडिविजुअल और दूसरा कौन सा था भैया, पॉपुलेशन। इंडिविजुअल और पॉपुलेशन। इंडिविजुअल को देखिए हमने कहा था भैया इसे बोलेंगे व्यष्टि। क्या बोलेंगे भैया, इसे बोलेंगे व्यष्टि और इसे क्या बोलेंगे, समष्टि। व्यष्टि और समष्टि। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है, पूछेगा इनमें से कौन सा स्वपारिस्थितिकी में आता है। तो कौन सा आएगा, हमने कहा इंडिविजुअल जो जीव होते हैं, और कौन सी, पॉपुलेशन, जीव और जनसंख्या। किस में आएगा भैया, हमारा स्वपारिस्थितिकी में आएगा। सम पारिस्थितिकी की बात की जाए तो इसमें क्या क्या आएगा, इसको ऐसे नोट करिएगा, फिर अगला बताते हैं भैया। सम पारिस्थितिकी में देखिए उसमें 4 बचा ना, हमने कहा था 6 भागों में बांटा गया था, तो 4 बचा कौन कौन सा है। देखिए कौन कौन सा बचा भैया, समुदाय। कौन सा बचा है, समुदाय। और कौन सा भैया, पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र, जीवोम। जीवोम और कौन सा भैया, जैव मंडल। जीवोम, जैव मंडल। ये देखिए हमने कहा भी आपसे कि जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इसे 2 भाग में डिवाइड किया गया। पहला भाग है स्वपारिस्थितिकी, दूसरा भाग है सम पारिस्थितिकी। स्वपारिस्थितिकी देखिए हमने कहा व्यष्टि और समष्टि, अर्थात जीव और जनसंख्या को रखा गया स्वपारिस्थितिकी में। और 4 चीज़ें कौन कौन सी, समुदाय जो कम्युनिटी होती थी, इकोसिस्टम होता था, ये बायोम होता था, बायोस्फीयर होता था, ये कहाँ रखा गया भैया, सम पारिस्थितिकी में इन्हें रखा गया। तो इसको वैसे नोट डाउन करिएगा भी, यहाँ से छोटे बड़े लेवल हर एग्जाम में सीधे से
क्वेश्चन पूछेगा भैया इनमें से सम पारिस्थितिकी का हिस्सा कौन सा है, तो 4 याद रखिएगा, समुदाय, तंत्र, जीवोम, जयमंडल। क्लियर हुआ यहाँ तक? इसको नोट करिएगा, फिर इरेज करते हैं। बिल्कुल नोट करिए आसानी के साथ, आराम से। हमने कहा ना कि हम हर चीज़ को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे और अलग अंदाज में समझेंगे, हर चीज़ को अलग अंदाज में, आसान भाषा में समझेंगे। नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। दीक्षित सर, ए दीक्षित सर, चलिए इरेज कर दें भैया इसको। आप लोग तो भैया लाइव वगैरह नहीं आते हैं, और मैं देखता हूँ कुछ लोग आते हैं भाग जाते हैं, आते हैं भाग जाते हैं, लेकिन इस संस्था से जुड़े हुए एक व्यक्ति ऐसे हैं जो हमेशा लाइव रहते हैं और हम उनको विजुअल कर पाते हैं, अर्थात हम उनको हमेशा देख पाते हैं, है ना। एक कहावत है भैया, घर की तुलसी, तो वो घर की तुलसी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता भैया पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। देखिए क्या आता भैया, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। तो देखिए कल थोड़ी सी चर्चा की गई थी आपसे घटक के बारे में। तो घटक हमने 3 बताया था, ऊर्जा, जैविक और अजैविक, अर्थात एनर्जी, जो कि जिसका मुख्य स्रोत, अगर पूछा जाए कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन होता है, तो हम बताते हैं भैया सूर्य, है ना। और जैविक का मतलब होता है भैया बायोटिक कंपोनेंट्स, अर्थात वह चीज़ें जिनमें जीव है उन्हें रखा गया जैविक में। अजैविक मतलब होता है एबायोटिक कंपोनेंट, अर्थात ऐसी चीज़ें जिनमें जीव ना है उन्हें कहाँ रखा गया, अजैविक कंपोनेंट में रखा गया। अजैविक 2 भागों में बांटा गया। आइए हम भैया ग्राफिंग के साथ इसे आसानी समझते हैं, ग्राफिंग के साथ इसे आसानी से समझते चलते हैं। तो हमने कहा पारिस्थितिकी तंत्र के घटक की बात की जाए, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक की बात की जाए भैया, तो हमने कहा 3 घटक, लेकिन यहाँ पर हमने ऊर्जा तो बता ही दिया, ऊर्जा घटक था ना वहाँ पर, तो हमने कहा ऊर्जा तो हमने बता ही दिया कि सूर्य इसका जो सूर्य ऊर्जा होती है, तो सूर्य इसका ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है, इतना हमने बता ही दिया। अगला कौन सा आता है भैया, जैविक। अगला कौन सा आता है, जैविक। और ये कौन सा होगा भैया, अजैविक। क्लियर हुआ? अब देखिए जैविक की बात की जाए तो हमने कहा समस्त जीव किस में आएंगे भैया, जैविक में। जो समस्त जीव किस में आएंगे, जैविक में आएंगे। समस्त जीव जैविक में आएंगे। और जो निर्जीव हैं वो किस में आएंगे भैया, निर्जीव, अर्थात भैया जिन पर जैविक आश्रित हैं। जहाँ जैविक, ये बताया था ना भैया हमने कि जैविक अजैविक के संबंध जहाँ स्थापित हो जाए वही तो तंत्र है, वही तंत्र है। तो ये क्या होंगे भैया, अजैविक मतलब होता है एबायोटिक, अर्थात जो निर्जीव होते हैं, अर्थात जहाँ पर जैविक निवास करते हैं, जहाँ पर जीव रहते हैं, उन्हें कहाँ रखा गया, अजैविक में रखा गया। अब इनकी बात की जाए जैविक घटक की, तो जैविक घटक को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया। कितने भागों में डिवाइड किया गया भैया, 3 भागों में डिवाइड किया गया। अब देखिए कौन कौन से 3 भाग हैं। 3 भाग कौन कौन से भैया, उत्पादक, ये भैया उपभोक्ता, उत्पादक, उपभोक्ता, और ये क्या होगा भैया, अपघटक। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। अब देखिए उत्पादक की बात की जाए तो उत्पादक में क्या आएंगे भैया, समस्त पेड़ पौधे, सभी पेड़ पौधे, सभी पेड़ पौधे किस में आएंगे,
उत्पादक में। किस में आएंगे भैया? उत्पादक में। अर्थात ये सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं प्रकाश संश्लेषण की मदद से। किससे बना लेते हैं भैया? प्रकाश संश्लेषण की मदद से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। इनमें कौन कौन आएंगे? उपभोक्ता में कौन कौन आएंगे भैया? अब उपभोक्ता में तो पहले वह होंगे जो किस पर आश्रित होंगे? जो कि सीधे सीधे पेड़ पौधों पर आश्रित होंगे, उन्हें रखा जाएगा प्राथमिक। किस में रखा जाएगा भैया? प्राथमिक उपभोक्ता में। किस में रखा जाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता में। और जो प्राथमिक उपभोक्ता पर आश्रित होंगे उन्हें कहाँ रखा जाएगा भैया? द्वितीयक उपभोक्ता में। कहाँ रखा जाएगा? द्वितीयक उपभोक्ता में। द्वितीयक उपभोक्ता में। और जो इन दोनों को खा जाएंगे, जो सबको खा जाएं, उन्हें कहाँ रखा जाएगा? तृतीयक में। कहाँ रखा जाएगा भैया? तृतीयक में। तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता। अगर हमसे पूछे भैया, इनमें हमसे पूछे, अब इसकी चर्चा हम डिटेल में करते हैं। अभी एक ग्राफ के द्वारा, एक पिरामिड के द्वारा हम समझते हैं इस चीज़ को। अब देखिए यहाँ पर थोड़ी सी बातें और समझ लेते हैं। अगर हमसे पूछे भैया कि इनमें से शाकाहारी उपभोक्ता कौन सा है, तो जो प्राथमिक उपभोक्ता होता है वो हमेशा शाकाहारी उपभोक्ता होता है। बाकी ये दोनों कैसे होते हैं? मांसाहारी होते हैं। इनमें भैया जो तृतीयक उपभोक्ता है, इनमें सर्वोच्च मांसाहारी और सर्वाहारी भी आते हैं। इनमें कौन कौन आएंगे भैया? इनमें हमने कहा सर्वोच्च मांसाहारी। कौन कौन आएंगे? सर्वोच्च मांसाहारी। और कौन आएंगे भैया? सर्वाहारी भी किस में आते हैं? तृतीयक उपभोक्ता में आते हैं। सर्वाहारी। क्लियर हुआ? चलिए अगली बात कीजिए अपघटक की। अपघटक का मतलब होता है भैया कि जो उत्पादक और उपभोक्ता जब मर जाते हैं, जब इनकी मृत्यु हो जाती है, तो इनको फिर से मिट्टी में मिलाने का काम, मृदा में मिलाने का काम कौन करते हैं? अपघटक करते हैं। इनमें कौन कौन आते हैं भैया? कवक और बैक्टीरिया। कवक और जीवाणु। कवक और जीवाणु किस में आएंगे भैया? अपघटक में। जो सूक्ष्म जीव बताए गए ना भाई, यही तो हैं जो इनके मरने के बाद, इनके समाप्त होने के बाद, इनके निर्जीव होने के बाद इनको फिर से मिट्टी में मिला देते हैं, फिर से अपघटित कर देते हैं, इसलिए इनको बोला गया अपघटक। इंग्लिश की बात की जाए भैया तो इंग्लिश में इन्हें बोलते हैं प्रोड्यूसर। उत्पादक को क्या बोलते हैं भैया? प्रोड्यूसर बोला जाता है। प्रोड्यूसर। उपभोक्ता को भैया कंज्यूमर बोला जाता है। क्या बोलते हैं भैया? कंज्यूमर। और जो अपघटक होते हैं भैया इन्हें डीकम्पोजर बोला जाता है। क्या बोला जाता है भैया? डीकम्पोजर। क्या बोलते हैं? डीकम्पोजर बोला जाता है। क्लियर हुआ यहाँ तक? इसको भी ऐसे ही आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये तो बात रही जैविक की, तो जैविक वाला भी आप ऐसे ग्राफ करके नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर आपको बताते हैं भी अजैविक के बारे में। किसके बारे में बताते हैं? अजैविक के बारे में चर्चा करते हैं। हमने कहा ना भैया हम लोग सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से पढ़ेंगे, इतनी आसानी से पढ़ेंगे भैया कि दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारी चीज़ें हम लोग बहुत ही आराम से पढ़ेंगे, बहुत ही सरल शब्दों में पढ़ेंगे। चलिए नोट करिएगा इसको जल्दी से। तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं ऐ सनम, तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। नोट हुआ भैया? इरेज कर दें इसको, फिर आते हैं अजैविक पे। देखिए भाई कभी भी हमने कहा कि हमारी क्लास में आपको कोई भी दिक्कत होती है, कुछ समझ में नहीं आता या आपको लगता है नहीं हम आज समझ नहीं पा रहे हैं, बोर हो रहे हैं धीरे धीरे, तो हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दिया करिए कि सर आप इसमें बदलाव कर लीजिए, हम बिल्कुल कर लेंगे, है ना। क्योंकि हमने कहा भाई कि इस पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता है। इस पृथ्वी पर कोई, सब जानते हैं भैया इस पृथ्वी पर कोई मनुष्य क्या है? परफेक्ट नहीं है। और अच्छा शिष्य, अच्छा मित्र, अच्छी माता, अच्छे पिता वही होते हैं भैया जो अपने टीचर्स की, अपने मित्र की और अपने बच्चों की कमियों को बताते रहे उनसे, तभी तो सुधार करेंगे, है ना। हमारी कमी बेशक बताइए, आप बिल्कुल बताइए, निसंकोच बताइए, हम तो सुनने के लिए तैयार हैं। आप बताते रहिए, सुधार हम करते रहेंगे और आपको अच्छा से अच्छा मैटर प्रोवाइड करवाते रहेंगे। ये जिम्मेदारी हमारी बनती है। बस आप लोग जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। चलिए अजैविक घटक की बात की जाए भैया तो अजैविक घटक को दो भागों में डिवाइड किया गया। अजैविक घटक को दो भागों में डिवाइड किया गया। एक को बोला गया भैया कार्बनिक घटक, किसमें किसमें भैया? कार्बनिक में, और दूसरे को भैया अकार्बनिक में। एक को कार्बनिक में, दूसरे को भैया अकार्बनिक में। क्लियर हुआ? कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक की बात की जाए भैया, देखिए कार्बनिक में क्या क्या आएंगे, जिसमें मतलब भैया कार्बन हो ना, इसमें देखिए क्या क्या आएंगे भैया? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, दूसरा भैया प्रोटीन,
कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और कौन सा भी, वसा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये किस में आएंगे भैया? कार्बनिक घटक में आएंगे। कार्बनिक अजैविक घटक है ये। अकार्बनिक में कौन कौन सा आएगा भैया? अकार्बनिक क्या क्या आएगा भैया? वायु, जल, मृदा, वायु, जल, मृदा, ताप, वायु, जल, मृदा, ताप। नोट करिए जल्दी से भैया। वायु, जल, मृदा, ताप, खनिज, ये सब किस में आएंगे भैया? अजैविक घटक में। और अजैविक घटक का कौन सा भाग भैया? अकार्बनिक। और क्या आएगा भैया? खनिज। नोट करिएगा साथ में। देखिए प्रतियोगी मित्रों, जैसे कि ये सब लोग जानते हैं कोविड-19 की वजह से पूरा विश्व परेशान है, और ख़ास करके बात करें भैया तो भारत में अभी देखिए ये आंकड़ा रुक नहीं रहा, लगातार बढ़ता ही जा रहा। इसको आप हल्के में ना लें, अपने आप को बचा के रखें, सेफ रहें, घर में रहें, बहुत ज़रूरी काम होने पर ही बाहर निकलें। अब देखिए हम इसलिए बता रहे हैं भैया क्योंकि अमेठी के मेरे एक मित्र हैं, उनके बड़े भाई का अभी देहांत हुआ, और किस वजह से? कोविड-19 की वजह से हुआ। उनके अंदर कोई लक्षण नहीं देखा गया था, बिल्कुल स्वस्थ थे, कोई लक्षण नहीं था उनके अंदर, ना तो जुकाम था, बुखार था, कुछ नहीं था, बिल्कुल स्वस्थ थे। लेकिन अचानक उनकी तबीयत बिगड़ना शुरू हुई, अर्थात उनको हल्का हल्का बुखार आना शुरू हुआ, जुकाम हुआ, अचानक हुआ ये सब। और जांच के लिए जब उनका सैंपल गया, अब आपको पता होगा भैया कि अभी इंडिया में इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है कि सैंपल से तुरंत जांच कर दी जाए, तुरंत उसकी रिपोर्ट दे दी जाए। तो 2-3 दिन 4 दिन जो प्रक्रिया चली उसकी भैया, उसके अंदर उनकी तबीयत और बिगड़ती गई, वेंटिलेटर पर गए, लेकिन वो बच नहीं पाए। और किसकी वजह से मृत्यु हुई भैया? उनकी कोविड-19 की वजह से। तो इसलिए हम आपको बताना चाहेंगे, और युवा थे, उनकी एज 32-33 साल थी, तो हम आपको बताना चाहेंगे भैया कि आप कोविड-19 को हल्के में ना लें, है ना। हम खुद डरते हैं। अगर हमसे कोई पूछे कि सर आप सबसे ज़्यादा वर्तमान में किस चीज़ से डरते हैं, तो हम कोविड-19 का इनाम लेंगे, क्योंकि एक ऐसी बीमारी है जो ना तो हमको दिखती है, ना ही एहसास होती है कि हाँ हो चुकी है हमको। जरा सोचिए, डायनासोर जो बहुत पहले विलुप्त हो चुका, अगर हमसे कोई पूछता कि अगर सर वर्तमान में डायनासोर होता तो आप डायनासोर से डरते या कोविड-19 से डरते, तो हम बेशक क्या बताते? कोविड-19 ही बताते, क्योंकि डायनासोर को तो हम देखकर जान जाते कि हाँ वो उधर आ रहा, इधर आ रहा, हम उससे बचने का प्रयास कर लेते। लेकिन कोविड-19 एक ऐसी बीमारी है, कोरोना वायरस एक ऐसी बीमारी है जो ना तो हमको दिखती है आती हुई, बस जब हो गई तब लक्षण धीरे धीरे पता चलना शुरू होता है। तो इसको भैया आप लोग बाहर निकलना अवॉइड करें, ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहें, सेफ रहें। हम लोग तो लगे हुए हैं ना आपके लिए लगातार, हम लोग तो प्रयासरत हैं ना आपको यहाँ से मैटर देने के लिए। जैसा मैटर आपको ऑफलाइन क्लास में मिल रहा था, आप उससे बेहतर मैटर यहाँ पा रहे होंगे, ये हमारी गारंटी है ना। तो घर में रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए। हमने स्लोगन भी आपको कई बार बताया है कि दूसरों के लिए तो हो सकता है आप एक व्यक्ति हो, दुनिया के लिए हो सकता है आप एक व्यक्ति हो, सोशल मीडिया बहुत चलता रहता है, लेकिन अपने घर के लिए आप पूरी दुनिया हैं। तो अपने आप को बचा के रखिए, सेफ रहिए। नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट हुआ मित्रों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात की जाए अगर आपसे उत्पादक की, किसकी बात की जाए? देखिए हमने आपको बताया, एक एक करके क्लियर करते हैं चीज़ों को, एक एक करके हम क्लियर करते चलते हैं। देखिए हमने आपसे कहा प्रतियोगी मित्रों कि उत्पादक की बात कीजिए। किसकी बात की जाए अगर आपसे? उत्पादक की, प्रोड्यूसर की बात की जाए, प्रोड्यूसर की बात की जाए तो देखिए प्रोड्यूसर क्या हमने कहा भैया कि जो सूर्य के प्रकाश द्वारा अपना भोजन स्वयं बना ले, प्रकाश संश्लेषण की मदद से, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलेंगे उत्पादक। इसमें आएंगे कौन कौन भैया? सभी पेड़ पौधे। कौन आएंगे? सभी पेड़ पौधे आएंगे, है ना। अब देखिएगा इनमें हमसे हो सकता है ये पूछ ले भैया कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब होती है, जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है तब ये बताइए, उसका हो सकता है रिएक्शन वगैरह कभी कभी पूछ लेता है कि रिएक्शन क्या है उसका। तो हमने कहा देखिए इसमें जरूरी क्या है, तो उत्पादक अपना भोजन कैसे बनाएंगे या अपना भोजन कैसे बना पाएंगे भैया? जरूरत किसकी होती है? जरूरत होगी जल की, क्लियर हुआ? और किसकी भैया? जरूरत होगी प्रकाश की। और किसकी भैया? जरूरत होगी किसकी? CO2 की, कार्बन डाइऑक्साइड की।
और किसकी जरूरत होगी भैया? जल, प्रकाश, CO2, है ना। और किसकी जरूरत होगी? तीन ही हुआ ना भैया, इसमें तो और चीज़ की जरूरत पड़ती है। और बिल्कुल, और किसी होगी भैया पर्णहरित जिसे बोलते हैं ना, जिसे क्लोरोफिल क्या बोलते हैं भैया? क्लोरोफिल बोला जाता है। पर्णहरित की जरूरत पड़ेगी, क्लोरोफिल की जरूरत पड़ेगी। इन चारों चीज़ों में से अगर हमने एक भी चीज़ को यहाँ से आउट कर दिया, यहाँ से हटा दिया, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होने वाली है। आइए रिएक्शन के साथ हम जानते हैं कैसे उसको हम समझ पाएंगे, कैसे आसान भाषा में हम उसे समझ पाते हैं। तो देखिएगा भैया, इसके लिए रिएक्शन क्या होता है। हमने कहा देखिए CO2 की जरूरत पड़ती है, और किसकी भैया? H2O की जरूरत पड़ती है। और ये बनाते क्या है? ग्लूकोज। क्या बनाएंगे? अपना भोजन बनाएंगे। C6H12O6। और निकालते क्या रहते हैं? आपको अच्छे से पता भी है, पेड़ पौधे क्या निकालते हैं? ऑक्सीजन निकालते रहते हैं। क्या निकालते हैं? ऑक्सीजन निकालते रहते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर आपको रिएक्शन बैलेंस नहीं करना, बस आपको जानना भैया कि यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स क्या, मतलब क्या क्या चीज़ें इसमें लगी हुई हैं। तो यहाँ पर हमने कहा भैया सूर्य का प्रकाश, यहाँ क्या होगा भैया? सूर्य का प्रकाश, और किसकी भी? क्लोरोफिल की जरूरत पड़ती है। क्लियर हुआ इतना? अब देखिए, लेकिन हम बैलेंस करके आपको बता देते हैं कि कैसे कैसे बैलेंस होता है। अब जरा सोचिए, अभी देखिए C6 लगा हुआ ना भैया, यहाँ क्या लगा? C6 लगा। देखिए कार्बन, देखिए यहाँ पर 1 है, वहाँ पर कितना कार्बन भैया? 6। अगर यहाँ पर 6 लगा दे, देखिए C6 हो गया। बिल्कुल। अब देखिए आप बैलेंस करके हमको बताइएगा कमेंट बॉक्स में, हम बैलेंस करके बता दे रहे हैं आपको। देखिए इधर क्या होगा? इधर भी क्या होगा? 6H2O क्या हो जाएगा भैया? 6H2O हो जाएगा। उसका रीज़न क्या भैया? क्योंकि उधर देखिए, उधर आप अच्छा, यहाँ पे क्या होगा? 12। क्या होगा भैया? 12 होगा यहाँ पर। चलिए क्लियर करते हैं इसको। देखिए यहाँ पे क्या होगा भैया? 12H2O। क्लियर हुआ यहाँ पे? अब जरा देखिए बैलेंस कैसे करेंगे। हमने कहा भैया देखिए कार्बन इधर कितना था? 1 था, इधर 6 था। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? अगर इधर हम 6 लगा देंगे, देखिए 6 उधर भी हो गया ना, C6 इधर, C6 उधर। अब देखिए हाइड्रोजन पर आते हैं। हाइड्रोजन इधर देखिए भैया कितना? 12। कितना है? 12। जबकि इधर कितना था? इधर मात्र कितना था? 2 था। कितना था भैया? 2 था। अगर इधर हम 6 लगाते तो 12 तो हो जाता 6 लगाने से 12 तो हो जाता। लेकिन इसमें भी एक चीज़ और हमको जाननी है। अगर हमसे पूछा जाए प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन के साथ और क्या निकलता है, मतलब ग्लूकोज तो ये लोग बनाते हैं, क्या बनाते हैं भैया? दीक्षित सर थोड़ा पानी दे दीजिए। ग्लूकोज ये लोग बनाते हैं, है ना। और ऑक्सीजन क्या होता है? निकलता रहता है। इनके साथ साथ और क्या बनता है? जल के कण भी बनते हैं। क्या बनते हैं? जल के कण भी यहाँ बनते रहते हैं। तभी देखिए ह्यूमिडिटी जब होती रहती है भैया, तभी देखिए ह्यूमिडिटी बनी रहती है एनवायरनमेंट में। तो देखिए क्या बना भैया? हाइड्रोजन भी बना ना। अब जरा सोचिए 12 और 2 कितना हो गया भाई? 14 हाइड्रोजन हो गया। जबकि इधर कितना था? सिर्फ 2 था। अगर 6 करते 6 दूनी 12, तब भी मामला कितना हो जाता हमारा? तब भी 2 कम पड़ता। इसलिए देखिए हमने क्या किया? 12 कर दिया। अब जरा देखिए इधर 12 कर दिया तो हाइड्रोजन कितना हो गया भैया? 12 हो गया। 12 दूना 24। इधर हाइड्रोजन कितना हो गया? इधर 24 हो। कितना हो गया भैया? 24। अब इधर बैलेंस करते हैं। इधर देखिए 12 है ना, ये 12 इधर है, 2 इधर है, तो 6 दूना 12 और 12 कितना हो गया? इधर 24, इधर भी हो गया। चलिए 2 का मामला सही हो गया। कार्बन भी हमने बैलेंस कर लिया और हाइड्रोजन भी हमने बैलेंस कर लिया। बचा क्या? ऑक्सीजन। देखिए ऑक्सीजन 6 दूना 12, 12 ऑक्सीजन यहाँ पर और 12 एक 12, एक ही ऑक्सीजन तो है और 12 बाहर है, तो 12 इधर। ऑक्सीजन भी कितना भैया? इधर 24। अब देखिए 6 ऑक्सीजन इधर और कितना भैया? 6 इधर, 6 6 12 है ना, 6 से 12 हुआ और 6 अगर इधर कर दें 12 12 24 बैलेंस है। करके देखिएगा घर पे आप, है ना, इसको नोट कर लीजिएगा, करके देखिएगा मामला सही आएगा। चलिए मित्रों, देखिए अभी तक जो हम पढ़ते थे भैया, अभी तक जो हम जानते थे हम यहीं तक जान पाते थे। लेकिन अगर हमसे थोड़ा सा पूछ लिया जाए कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन के साथ और क्या बनता है, तो जल भी बनता है। क्या बनता है भैया? जल भी बनता है। नोट डाउन करिएगा फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करिएगा फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं। चलिए क्लियर हो भैया? ये तो बात रही किसकी भैया? उत्पादक की। अगली बात की जाए उपभोक्ता की। किसकी बात की जाए भैया? उपभोक्ता की। हमने आपसे कहा भैया चीज़ों को बहुत ही आसानी से समझेंगे हम। खाते पीते रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलिए बात किस करते हैं भैया? उपभोक्ता की। उपभोक्ता क्या बोलते हैं भैया? इसे कंज्यूमर। कंज्यूम करना ना भी, हम लोग क्या कंज्यूमर ही तो हैं,
चलिए, उपभोक्ता की। अब उपभोक्ता को हमने कहा भैया कि जो अपना भोजन स्वयं ना बना पाए, स्वयं भोजन ना बना पाए, स्वयं भोजन ना बना पाए। अब स्वयं भोजन बनाने का मतलब ये थोड़ी ना है कि हमको चावल मिल गया, दाल मिल गई और मसाले मिल गए, जो भी चीज़ें मिल गए हमने बना दिया खिचड़ी हो। बनाना नहीं है भोजन। भोजन बनाने का मतलब क्या भैया कि आप धूप में खड़े हो जाइए, भोजन बना लीजिए अपना, है ना। धूप में खड़े रहिए, बना लीजिए भोजन, आपको खाने की जरूरत ना पड़े तब भोजन बनाना हुआ। ये कर कौन पाते हैं? सिर्फ पेड़ पौधे। चलिए, तो स्वयं भोजन ना बना पाएँ उन्हें क्या बोलेंगे भैया? उन्हें बोला जाता है उपभोक्ता। अब हमने कहा इनके 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। इनको कितनी कैटेगरी में बांटा गया भैया? इन्हें 3 कैटेगरी में बांटा गया। पहला कौन सा बताया गया? प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता। अब ये उपभोक्ता कैसे होते हैं? देखिए क्वेश्चन यहीं से उठता है, ये उपभोक्ता कैसे होते हैं? ये भैया कैसे होते हैं? शाकाहारी। कैसे होंगे? शाकाहारी, क्योंकि ये अपने भोजन के लिए सीधे सीधे पेड़ पौधों पर ही आश्रित होते हैं, इसलिए कैसे होते हैं? शाकाहारी होते हैं। जैसे क्या क्या आएगा भाई? जैसे हमने कहा बकरी, टिड्डा, बकरी, टिड्डा, खरगोश, बकरी, टिड्डा, खरगोश, ये सब किस में आएंगे भैया? प्राथमिक उपभोक्ता में आएंगे। बकरी, टिड्डा, खरगोश, हिरण, विशालकाय जानवर, हाथी आदि, ये सब किस में आएंगे भैया? प्राथमिक उपभोक्ता में आएंगे। जो होते कैसे हैं? जो सिर्फ और सिर्फ शाकाहारी होते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? नोट करिएगा साथ में। दूसरे कौन से देखिएगा? दूसरे कौन से भी? द्वितीयक उपभोक्ता। कौन से हैं? द्वितीयक उपभोक्ता। अब देखिए जो पहला लिखा ना भैया आपने ऊपर, इसकी इंग्लिश की बात की जाए तो ये क्या होता है? प्राइमरी कंज्यूमर। इसे क्या बोलेंगे? प्राइमरी कंज्यूमर बोलेंगे प्राथमिक उपभोक्ता को। द्वितीयक को सेकेंडरी कंज्यूमर बोलेंगे। ठीक है। अब इसमें देखिए कैसे होते हैं भैया? ये होते हैं मांसाहारी। कैसे होते हैं भैया? ये मांसाहारी होते हैं। जो द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं वो सीधे किस पे डिपेंड होते हैं भैया? वो सीधे सीधे प्राथमिक उपभोक्ता पर डिपेंड होते हैं। जैसे क्या क्या आएंगे इसमें? द्वितीयक उपभोक्ता की बात की जाए तो द्वितीयक देखिए क्या क्या आते हैं भैया? इसमें आएगा हमारा शेर, लोमड़ी, मेढक, छिपकली, ये सब किस में आएंगे? द्वितीयक उपभोक्ता में। शेर, मेढक, लोमड़ी, छिपकली आदि, ये सब किस में आएंगे भैया? द्वितीयक में। क्लियर हुआ? समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तृतीयक उपभोक्ता की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं भैया? तृतीयक उपभोक्ता की बात करते हैं। तृतीयक उपभोक्ता की बात करते हैं जिन्हें हम बोलते हैं भैया टर्शियरी कंज्यूमर। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कंज्यूमर। टर्शियरी कंज्यूमर की बात की जाए भैया तो ये कैसे होते हैं? ये इसमें भैया 2 तरह के जीव आते हैं। ये उच्च मांसाहारी। इसमें कौन कौन से आते हैं भैया? उच्च मांसाहारी आएंगे। और कौन आएंगे? सर्वाहारी। और कौन आएंगे भैया? सर्वाहारी आएंगे। उच्च मांसाहारी और सर्वाहारी जीव किस में आते हैं? टर्शियरी कंज्यूमर में आते हैं। अब तृतीयक में देखिए क्या क्या आएगा भैया? सांप, गिद्ध, बाज, शेर, ये सब किस में आएंगे? उच्च मांसाहारी में। क्या क्या बताया भैया हमने? गिद्ध, शेर, सांप। याद रखिएगा भैया, ये सब पूछा जाता है हमसे। अभी तक सांप वो हमको पता नहीं था, हम भैया पढ़ते क्या थे, अभी तक हम लोग बताया क्या जाता था। आप लोग सुने होंगे भैया, अभी तक इनको द्वितीयक में आप लोग समझते रहे होंगे, लेकिन होते किस में हैं? टर्शियरी में। गिद्ध, शेर, सांप, गिद्ध, शेर, सांप, ये कैसे होते हैं भैया? उच्च मांसाहारी तरह के जीव होते हैं। कैसे होते हैं भैया? उच्च मांसाहारी होते हैं। और वो कहते नहीं बाज आदि किस में आएंगे भैया? तृतीयक में। सर्वाहारी में देखिए कौन आएंगे भैया? सर्वाहारी में भैया हम लोग आते हैं। कौन लोग आते हैं? हम लोग, मनुष्य। सर्वाहारी में कौन आते हैं भैया? मनुष्य आते हैं। और आपको पता है इस पूरे पृथ्वी पर सबसे खतरनाक प्राणी की बात की जाए तो सबसे खतरनाक प्राणी होता कौन? मनुष्य होता है। पूरी पृथ्वी पर सबसे खतरनाक प्राणी मनुष्य होता है। मनुष्य से खतरनाक कोई नहीं होता है। इसलिए कहाँ रखा गया इन्हें? देखिए कहाँ रखा गया भैया? सर्वाहारी में रखा गया। अब जरा सोचिए, जो चीन के वुहान शहर से कोरोना वायरस की उत्पत्ति हुई, चीन के वुहान शहर से, अब जरा सोचिए मनुष्य सब कुछ तो खाता है, कीड़ा मकोड़ा जो मिल जाए उसको सब खा जाता है ना। चलिए इसको नोट करिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक नोट करिएगा भैया, आगे बढ़ते हैं।
चलिए नोट करिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। हम लोग बहुत ही आराम से पढ़ रहे हैं ना भैया, हम ऐसे पढ़ेंगे, हम लोग बहुत आराम से पढ़ेंगे, चीज़ों को बहुत ही आसानी से समझेंगे। चलिए नोट हो गया, आगे बढ़ते हैं। देखिए 3 क्लास में आपका इकोलॉजी को सिस्टम खत्म हो जाए। अगली क्लास में भैया जब हम, अगली क्लास होगी वो आखिरी क्लास होगी इसकी, तो 2 क्लास दूसरी क्लास है, तीसरी में खत्म हो जाएगा। अब लास्ट आता है भैया कौन सा, अपघटक। लास्ट कौन सा आता है भैया, अपघटक। इसे क्या बोलते हैं, डीकंपोजर। क्या बोलेंगे भैया, डीकंपोजर, डीकंपोजर बोलते हैं। अब डीकंपोजर की बात की जाए तो ये क्या होते हैं भैया, जो मृत जीवों को, जो क्या करते हैं भैया, मृत जीवों को अपघटित कर देते हैं, अर्थात फिर से कहाँ मिला देते हैं, मिट्टी में। अपघटित कर दें, जो मृत जीवों को फिर से क्या कर दें, अपघटित कर दें, उन्हें क्या बोलते हैं भैया, अपघटक बोलते हैं। इनमें आएगा क्या क्या, इनमें आएगा भैया कवक, और क्या आएगा भैया, जीवाणु। कवक और जीवाणु किस में आते हैं भैया, अपघटक में। नोट करिएगा इसको, किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। आगे बढ़े, चलिए अगला टॉपिक भैया, ये सिर्फ आपको इसमें समझाएंगे, ये सिर्फ आपको समझना है। अब देखिए अगला टॉपिक है पारिस्थितिकी पिरामिड। अगला टॉपिक कौन भैया, पारिस्थितिकी पिरामिड। पारिस्थितिकी पिरामिड, अब देखिए पारिस्थितिकी पिरामिड है क्या। पारिस्थितिकी पिरामिड की बात की जाए भैया तो एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सोचा कि अब ये कैसे सिस्टम बनाया जाए, इसको कैसे बनेगा ये, इसको भैया उन्होंने बताया, एक पिरामिड तरह उन्होंने तैयार किया। उनका नाम क्या था, 1927 में 1927 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था भैया चार्ल्स एल्टन। क्या नाम था, चार्ल्स एल्टन। चार्ल्स एल्टन साहब ने बताया, इन्होंने भैया किसके बारे में बताया, सबसे पहले पारिस्थितिकी पिरामिड के बारे में बताया। इसीलिए पारिस्थितिकी पिरामिड को एक नाम और दिया गया, और कौन सा नाम दिया गया, इसी को एल्टन पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है। किस पिरामिड के नाम से भैया, एल्टन पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है। क्यों, क्योंकि सबसे पहले 1927 में चार्ल्स एल्टन ने ही पिरामिड के बारे में बताया था। अब देखिए पिरामिड है क्या, कैसे भैया इसको हम जान पाएंगे कि पिरामिड है। अब देखिए जो पारिस्थितिकी तंत्र अभी हमने बताया ना कि उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, इन तीनों चीज़ों से मिलके बना है हमारा ये तंत्र पूरा। अब इन्हीं तंत्र को संख्या के आधार पर, जीवभार के आधार पर, ऊर्जा के आधार पर डिवाइड किया गया। तो हमने कहा कि पारिस्थितिकी तंत्र को संख्या, जीवभार, ऊर्जा के आधार पर जब इनमें एक अंतर संबंध स्थापित हो जाए तब उसी को क्या बोलते हैं भैया, पारिस्थितिकी पिरामिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी पिरामिड बोलते हैं। यह कितने प्रकार का होता है, यह 2 प्रकार का होता है। यह या तो भैया सीधा बनेगा, या तो क्या बनेगा भैया, उल्टा बनेगा। या तो सीधा बनेगा या तो क्या बनेगा भैया, उल्टा बनेगा। और ध्यान रखिएगा उत्पादक को हमेशा कहाँ रखना है, नीचे रखना है। उत्पादक को हमेशा कहाँ रखेंगे भैया, नीचे रखेंगे। उपभोक्ता भैया इस पर आश्रित है, तो उसके बाद क्या रखेंगे, उपभोक्ता। इन सबको अपघटित करने का काम भी अपघटक करता है, तो सबसे ऊपर कौन रहेगा, अपघटक रहेगा। कौन रहेगा, अपघटक रहेगा। जब उत्पादक की संख्या उपभोक्ता और अपघटक से अधिक हो तब पिरामिड कैसा बनता है, सीधा बनता। कैसा बनता भैया, सीधा बनता है। और जब उत्पादक की संख्या
जब या उत्पादक की संख्या, उत्पादक का भार ये क्या हो, कम हो, किससे, उपभोक्ता और अपघटक से, तब पिरामिड कैसा बन जाता है भैया, उल्टा बन जाता है। क्लियर हुआ? तो जब उत्पादक की संख्या और भार कम हो तब पिरामिड उल्टा बनेगा, जब अधिक हो तो क्या बनेगा भैया, सीधा बनेगा। क्लियर हुआ? चलिए, हमने कहा ना आसानी समझेंगे चीज़ों को। अपघटक, इतनी चीज़ समझ में आई? अब देखिए भैया, इसके बाद बात की जाए, अभी हमने कहा ना इसकी चर्चा, विधिवत चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे, आज सिर्फ सुनते चलिए आप इसके बारे में। तो हमने आपसे कहा कि पारिस्थितिकी पिरामिड को 3 आधारों पर बांटा गया, संख्या के आधार पर, जीवभार के आधार पर और ऊर्जा के आधार पर। संख्या की बात की जाए तो संख्या के आधार पर पिरामिड उल्टा और सीधा दोनों बनता है। आज सिर्फ इतना जाने, अगली क्लास बताएंगे भाई कौन कौन सा पिरामिड है, स्थलीय है कि जलीय है, कौन सा है जो ऐसा करता है। तो संख्या के आधार पर पिरामिड उल्टा और सीधा दोनों बनता है, जीवभार के आधार पर भी पिरामिड उल्टा सीधा दोनों बनता है, लेकिन ऊर्जा के आधार पर पिरामिड हमेशा सीधा बनता है, क्योंकि भैया लिंडमान साहब ने बताया कि एक स्तर से दूसरे स्तर में जब हम जाते हैं तो ऊर्जा का प्रवाह कितना होता है, मात्र 10% होता है। अर्थात 90% ऊर्जा जो जीव है वो अपनी क्रियाओं को करने में समाप्त कर देता है। तो एक स्तर से दूसरे स्तर में ऊर्जा का प्रवाह कितना होता है भैया, मात्र 10% होता है। तो इसको ऐसे हेडिंग डाल लीजिएगा, छोड़ दीजिएगा आज की क्लास में। पारिस्थितिकी पिरामिड खोज किसने की थी सबसे पहले, 1927 में चार्ल्स एल्टन ने। किसने किया था? चार्ल्स एल्टन ने किया था। ठीक है प्रतियोगी मित्रों, तो अगली क्लास में हम आपसे फिर रूबरू होते हैं, इसी अंदाज में, इसी लहजे में आपसे मिलते हैं। कोई भी कमी हो तो आप बताते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। वीडियो को लाइक आप लोग ज़रूर कर दिया करिए। हमने कई बार का मनोबल हमारा बढ़ जाता है, लेकिन हमने देखा कि 50 लोग, अगर हम एक आंकड़ा बता रहे हैं 50 लोगों ने देखा, वॉच किया, तो कितने लोग लाइक करते हैं भैया, मात्र 22-23 लोग करते हैं। इससे भैया मनोबल टूट जाता है, या तो हमें लगता है हम अच्छा कर नहीं पा रहे हैं, है ना। तो आप लोग लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए, घर पर रहिए, है ना। और कोविड-19 से हमेशा बचते रहिए, इसको हल्के में मत लीजिए। धन्यवाद।